कोरोना के बीच देश भर में सियासत तेज। सोनिया गांधी समेत कई नेताओं के खिलाफ हुए मुकदमे को लेकर सांकेतिक धरने पर बैठे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी पर लगाया प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप। लॉकडाउन में फीकी पड़ी ईद की मिठास। काशीपुर के बाजारों में नहीं दिखी चहल पहल। प्रशासन की अपील, घर पर रहकर ही पढ़ें ईद की नमाज। कोरोना की लड़ाई में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में आगे आए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। प्रदेश अध्यक्ष की अपील पर स्लोगन लेखन का चलेगा कार्यक्रम। किया जाएगा योद्धाओं का सम्मान। ऋषिकेश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। एम्स में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव। शिवाजी नगर की गली को सील करने का काम जारी। और मैदानी इलाकों में तपती गर्मी ने छुड़ाए लोगों के पसीने, लेकिन हेमकुंड साहिब में अभी भी बर्फबारी जारी। बर्फ हटाने के काम में जुटा प्रशासन। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का, क्योंकि जिस तरीके से अब कोरोना काल में भी राजनीति हमें देखने को मिल रही है, पीएम केयर्स फंड को लेकर अब ये राजनीति लगातार राज्य में बढ़ती हुई दिख रही है। दरअसल देहरादून में आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बीजेपी सरकार के दबाव में प्रतिशोध की राजनीति के चलते मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह आज वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए सांकेतिक धरने पर बैठे। इसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार से पीएम केयर फंड के हिसाब का जवाब मांगा। आपको बता दें कि इसके साथ ही आज पूरे उत्तराखंड में इस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर यूपी समेत अन्य राज्यों में मुकदमे दर्ज होने से कांग्रेस भड़क उठी है और इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह इसे प्रतिशोध की राजनीति कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने यह कहा है कि बीजेपी तानाशाही पर उतर आई है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। केंद्र से लेकर राज्यों तक में विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यह आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री राहत कोष को लेकर सोनिया गांधी की तरफ से एक बयान दिया गया था, उसी को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ और इसी पर अब उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक तक में मुकदमा दर्ज किया गया है। और हमारे साथ खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी साधना प्लस के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रीतम सिंह जी। जी धन्यवाद। आज पूरे प्रदेश भर में आपकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ये प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रही है। जी देखिए, कांग्रेस जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की अगुवाई में और साथ ही साथ जो है राहुल गांधी जी की अगुवाई में पूरे देश के अंदर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करने का काम कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं पर सत्ता में बैठे हुए लोगों द्वारा मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी पर मुकदमा दायर किया गया, निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग उससे आक्रोशित हैं, आंदोलनरत हैं और उसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य के अंदर आज सांकेतिक धरना देकर के हमने सरकार को संदेश देने का काम किया है। यदि कांग्रेस के लोगों पर झूठे मुकदमे दायर किए जाएंगे, उनका उत्पीड़न किया जाएगा, तो कांग्रेस पूरी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। जिस कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत में देश को आजादी दिलाने का काम किया, वो कांग्रेस आज इतनी सक्षम है कि इस सरकार से पूरी तरीके से लड़ सकती है। लेकिन प्रीतम सिंह जी, बीजेपी ये कह रही है कि आप विवादित बयान देकर लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। सोनिया गांधी जी ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर हैं या अन्य लोग हैं, उनको अपने राज्यों में पहुंचाने के लिए यदि केंद्र और राज्य की सरकारों के पास आर्थिक संसाधन नहीं है, तो कांग्रेस रेल का किराया वहन करने के लिए तैयार है। सरकार बैकफुट पर आई। उसके बाद राहुल गांधी जी मजदूरों के बीच में जाते हैं, उनके दर्द और मर्म को सुनने का काम करते हैं,
उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को राजनीति दिखाई देती है। उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए जो है 1000 बसें उपलब्ध कराई जाती हैं और उसमें भी अनर्गल बहानेबाजी करके जो है उसमें भी राजनीति की जाती है। तो राजनीति हम कर रहे हैं या सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं? प्रीतम सिंह जी, इस बीच में आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र भसीन जी, जिस तरीके से अब कांग्रेस कह रही है कि आपकी पार्टी तानाशाही पर उतर आई है, लगातार ये मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, मुकदमों की जो लड़ाई है वो कांग्रेस द्वारा की जाती है। अगर हम देखें, रिपब्लिक टेलीविजन के जो सीईओ हैं श्री अर्नब, उसके खिलाफ पूरे देश में मुकदमा किसने कराया? सिर्फ इसलिए कि सोने जी के बारे में उन्होंने तथ्यात्मक बातें कही। इसी प्रकार से जी न्यूज के खिलाफ किसने मुकदमा दर्ज कराया? कांग्रेस ने कराया, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की पोल खोली। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा किसने दर्ज करवाया? कांग्रेस ने कराया। और अब जब एक सही तथ्य पर कर्नाटक में मुकदमा होता है तो कांग्रेस को राजनीति नजर आती है। तो ये मुकदमे का जो खेल है सारा का सारा, ये कांग्रेस ही करती है। और उत्तराखंड में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनकी बात ये करेंगे, तो वो मुकदमे से दर्ज हुए हैं कि उन्होंने लॉकडाउन के जो नियम है उनका स्पष्ट तौर पर उल्लंघन किया। जहां तक अभी बात आ रही थी कि किराया देने की बात है, तो इन्होंने किराया देने का भी एक ढोंग किया था। और हमने तो प्रदेश के, उत्तराखंड के भी नेताओं से कहा था कि भाई अगर आपको बहुत प्रेम है तो जो मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा 50 लाख रुपया अग्रिम जमा कराया किराए के बारे में, अब वही जमा करा दीजिए। जिस समय इसकी पोल खुल गई तो सोनेरी चुप हो गई, प्रदेश के नेता चुप हो गए। और उत्तर प्रदेश की जो बात कर रहे हैं, सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने बसों को, जो स्कूटर है उनका बस बना दिया, एम्बुलेंस है तो उसका बस बना दिया, इंश्योरेंस नहीं है तो उस बस को भेज दिया, और फिर राजस्थान से भेज रहे हैं, जो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या में है। तो राजनीति कौन कर रहा है? एक कांग्रेस कर रही है। सच बात तो ये। देवेंद्र भसीन जी, हमारे साथ प्रीतम सिंह भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रीतम जी, आपका क्या रिएक्शन है? देवेंद्र भसीन जी कह रहे हैं कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष में 50 लाख रुपया जमा करें। अरे हमने तो सरकार को ऑफर दी थी, सरकार ने क्यों जवाब नहीं दिया? देवेंद्र भसीन जी कौन होते हैं? प्रवक्ता कौन होते हैं? इनके कहने से हम जमा करेंगे? सरकार हमसे कहती, हमने सरकार से कहा था कि हम रेल किराया देने के लिए तैयार है, सरकार कहती हम देते, निश्चित रूप से देते। नंबर एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा है कि भारत के जो चीफ है उनके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कहा, जो भाषा उन्होंने प्रयोग की थी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस भाषा से सहमत है? क्या जो अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल उन्होंने क्या क्या उचित था? और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको न बताएं। इनकी तो स्थिति ये है प्रदेश के अंदर, एक मंत्री और एक विधायक। हम आज तक हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, हम गायत्री मंत्र पढ़ते रहे, देवी देवताओं की पूजा और अर्चना करते रहे। ये उत्तराखंड राज्य जिसमें 4 धाम स्थापित हैं, जिस राज्य में पिरान कलियर है, जिसमें क्या नाम हमारा जो है हेमकुंड साहिब विद्यमान है, यहाँ पर जो है मोदी चालीसा पढ़ा जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी का यही चाल और चरित्र है? बताएं जरा भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं उत्तर दूंगा। लेकिन बिल्कुल देखने वाली बात तो ये भी है ना कि जिस तरीके से लॉकडाउन के नियमों के पालन करने की अपील लगातार नेताओं की तरफ से की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी पार्टी पूरे प्रदेश भर में धरने पर बैठी हुई है। हालांकि आपकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हम बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा लॉकडाउन के नियमों का पालन भी कर रहे हैं। लेकिन देवेंद्र भसीन जी, अगर कोई ये पूछता है कि पीएम केयर्स फंड में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, पीएम केयर फंड में उसे साझा क्यों नहीं किया जा रहा है, तो इसमें परेशानी क्या है? मुकदमा दर्ज कराने की नौबत क्यों आ गई? देखिए, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ और एक उनकी पोल खुल जाएगी। जो प्रधानमंत्री राहत कोष जो नेहरू जी के समय में स्थापित हुआ था, उस समय नेहरू जी ने एक बड़े षड्यंत्र के तहत उसमें व्यवस्था कर दी थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं उसके सदस्य रहेंगे। और जो वर्तमान में पीएम केयर फंड बनाया गया है, उसमें
प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री, पूरे ट्रांसपेरेंसी है, किसी पार्टी का अध्यक्ष नहीं है, भाजपा का अध्यक्ष नहीं है। तो कांग्रेस की पीड़ा ये है कि जो पीएम रिलीफ फंड है उसमें कांग्रेस का नहीं तो साझा कर दीजिए ना कि कितना पैसा आया है पीएम केयर फंड में और कितना कहां जा रहा है, ये साझा कर दीजिए। बिल्कुल आएगा, सुनिए, ये हम इनके कहने पर नहीं करेंगे। जो गवर्नमेंट की अपनी ऑडिट की व्यवस्था होती है उसमें महत्व किया जाएगा। और कांग्रेस जिसने कि लगातार घपले पर घपला किया, जो लगातार एक के बाद इनके मंत्री जो है 3-3 महीने जेल में रहे, ये हमें सिखा रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री और एक मंत्री के खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं है। और उत्तराखंड के अंदर भी इनका केवल क्या रिकॉर्ड है, केवल घपले का रिकॉर्ड है, बेईमानी का रिकॉर्ड है। चाहे राशन का मामला हो, चाहे शराब का मामला हो, हर मामले में इनके लोगों ने घपले ही घपले किए। हमसे पूछते हैं, और अभी प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि देवेंद्र भसीन कौन होते हैं, तो मान्यवर मैं प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ, हमारी पार्टी की सरकार है। मैंने आपसे कहा कि आप मेरे 50 लाख का एक ड्रामा कर रहे हैं, आप जमा तो करवाइए। आप कुछ नहीं करना चाहते, केवल एक गेम खेलना चाहते हैं, मजदूरों की भावनाओं से क्या खेलना चाहते हैं। अरे आप राशन तो बांटिए उनके बीच में। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के हर व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, ट्रेनें चलाई जा रही है। और आपके प्रदेशों में क्या हालत है उसकी तरफ तो देखिए। आपके यहाँ पंजाब में क्या हुआ, आपकी जो समर्थित राज्य है महाराष्ट्र, वहाँ क्या हुआ है, राजस्थान में क्या हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि आप ग्राम प्रधानों के अकाउंट में सीधा पैसा डाल दीजिए। आपने उन्हें जिम्मेदारी तो सौंप दी है कि आपको ही सब संभालना है, क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्था बनानी है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप पैसा उन्हें दे नहीं रहे हैं। तो कहां से कैसे हो गई व्यवस्था? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने पूरी व्यवस्था कर दी है और उनके अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी खर्चा वो करेंगे तत्काल उसका भुगतान किया जाएगा। और हमारे क्वारंटाइन सेंटर बहुत अच्छा चल रहे हैं। कांग्रेस के नेता केवल एक काम करते हैं, बयानबाजी करते हैं, जनता के बीच में भ्रमित करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अपना मीडिया में आना चाहते हैं। केवल ये जबानी जमा खर्च करने वाली पार्टी है। इन्होंने एक पैसा भी पीएम केयर फंड में डाला जो हमसे हिसाब मांगते हैं। इन्होंने एक पैसा भी क्या मुख्यमंत्री राहत कोष में डाला तो हमसे हिसाब मांगते हैं। हिसाब वो लोग तो मांग नहीं रहे, इन्होंने अरबों रुपए दे दिए। जिन लोगों ने अरबों रुपए दे दिए पीएम केयर फंड में, करोड़ों रुपए दे दिए मुख्यमंत्री राहत कोष में, वो हमसे हिसाब नहीं मांग रहे, हमसे विश्वास करते हैं। जिन्होंने चवन्नी तक नहीं दी है वो हमसे हिसाब मांगते हैं। बड़ी शर्म आता है। प्रीतम सिंह जी, छोटा सा रिएक्शन मैं आपका लेना चाहूंगा। देवेंद्र भसीन जी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई उस पर छोटा सा रिएक्शन। जी जी, जरूर कहना चाहूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब भ्रष्टाचार हुआ है, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, कार्रवाई करें। और मैं कहना चाहता हूं, अगर आप राजनीति में वास्तव में भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं, मैं देवेंद्र भसीन जी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, जो लोग राजनीति में आए, जब उन्होंने प्रवेश किया तब उनके पास क्या था और आज उनके पास क्या है, वो संपत्ति कहां से, इसकी जांच कराओ ना। हम तो तैयार बैठे हैं, हम इससे पीछे हटने वाले नहीं है। और जहां तक सरकार की बात आप कह रहे हैं, सरकार तो पिंजरे में है, पिंजरे से बाहर नहीं निकल रही है। उन्होंने क्वारंटाइन की व्यवस्था प्रधान के जिम्मे छोड़ दी। मैं स्पॉट पे गया हूँ, मैं ग्राम प्रधान से और ग्राम पंचायत के अंदर गया हूँ। मैंने वहां जाकर के देखा, मैंने पूछा उनसे कि क्वारंटाइन के लिए कोई पैसा आपको मिला? उन्होंने कहा एक पैसा हमको नहीं दिया गया। जब चीफ सेक्रेटरी से हमने पूछा कि कोई पैसा आपने प्रधान को दिया, तो चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि कोई पैसा नहीं दिया। हमने प्रधानों को ये कहा कि 10,000 रुपया आप खर्च कर दीजिए तो हम जो है उसका भुगतान कर देंगे। ये व्यवस्था। अच्छा, एक सवाल मेरा आप दोनों से ही है कि कोरोना काल के बीच में ये राजनीति क्यों आखिरकार आधमकी है? जब हम पूरा देश एकजुट होकर लड़ाई की बात करते हैं, लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता नजर आता है, तो दूसरी तरफ बीजेपी केस करवाती है, तो कांग्रेस पार्टी धरने पर बैठ जाती है। क्या आप सबको ये लग गया है क्या कि कोरोना खत्म हो गया, भारत से सब कुछ ठीक ठाक हो गया है क्या? पहले प्रीतम सिंह जी आपसे। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पूरी सरकार पिंजरे में कैद है। और हमने मुख्यमंत्री जी को सलाह दी थी, हमने कहा था मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी क्वारंटाइन की व्यवस्था आपकी ठीक नहीं है और ठीक कीजिए आप इसको। हमने सुझाव भी दिए थे, लेकिन ये हठधर्मिता पर है। देखिए, मैं अपनी बात बताता हूँ, निरंकुश होकर जो है शासन चलाना चाहते हैं, तो कांग्रेस ने क्या 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 नहीं किया। आप सत्ता में बैठे हुए हैं, करे ना कार्रवाई, कौन मना कर रहा है? इन धमकियों से, इन गीदड़ भपकियों से हम डरने वाले नहीं है। देवेंद्र जी, गीदड़ भपकी का आरोप लग रहा है, लेकिन इस बीच समझना तो ये भी होगा ना, अगर कांग्रेस ये कह रही है कि क्वारंटीन सेंटर में जो अव्यवस्थाएं दिख रही हैं उसे ठीक कर लिया जाए, जो पैसा ग्राम प्रधानों तक पहुंचना चाहिए उसे पहुंचा दिया जाए, जो कमियां हमें देखने को मिल रही हैं वो सही हो जाए, तो इसमें गलत कहां से है?
क्वारंटाइन सेंटर के पैसों की बात बता रहा हूँ, उसमें स्पष्ट निर्देश है ये जो खाने के बाद राशि है उसका खर्च में तत्काल उनका भुगतान किया जा रहा है। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर अगर आप क्वारंटाइन सेंटर में आपको वीडियो भेजूं, आप भी देखेंगे इतना अच्छे अच्छे चल रहे हैं। एकाध गलती कमी हो सकती है, तो इनकार नहीं करता, लेकिन इतने बड़े प्रदेश से इतनी बड़ी व्यवस्था में होता है। लेकिन कांग्रेस ने तो केवल और केवल व्यवधान पैदा किए, नकारात्मक राजनीति पैदा की। भारतीय जनता पार्टी कोरोना में हर प्रकार की राजनीति की विरोधी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सोनिया जी से बात की, हर पार्टी के नेता से बात की, 5 बार मुख्यमंत्रियों से बैठक कर चुके हैं, और लेकिन कांग्रेस है केवल और केवल नकारात्मक भूमिका निभा रही है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा अवसर खो दिया है अपने आप को जनता के बीच में सकारात्मक शक्ल दिखाने का। इसमें नकारात्मक भूमिका से खलनायक रूप में स्थापित हो गई है, और आज इनकी स्थितियां ये है कि जनता के बीच में दोबारा जाने के हालात में रहने वाले नहीं है। एक छोटा सा सवाल प्रीतम सिंह जी आपसे, अभी आगे की क्या रणनीति है? क्या आगे भी इसी तरीके के प्रदर्शन करने वाले हैं? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, कांग्रेस ने प्रदेश के अंदर सकारात्मक कार्य किया है और आम जन तक पहुंचने का काम किया है। उस गरीब आदमी को, जिस गरीब आदमी के पास 2 वक्त का भोजन नहीं था, उसे भोजन उपलब्ध कराने का काम किया है। और मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल में आप क्या कर रहे हैं? आपके राष्ट्रीय महासचिव जो प्रभारी है बंगाल में, वो वहां धरना प्रदर्शन देने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? जहां आप सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हैं, वो उचित है? अगर उत्तराखंड में आपके अव्यवस्थाओं के खिलाफ कांग्रेस आवाज उठाती है तो कहते हैं कि कांग्रेस जो है नकारात्मक राजनीति कर रही है। ये कैसी बात जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं? हमें ना सिखाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रीतम सिंह जी और देवेंद्र भसीन जी, दोनों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने जो पूरी राजनीति हो रही है इस पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है, और जैसे हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना काल में भी सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेताओं की प्रतिक्रिया, जहां बीजेपी विपक्ष में है तो वहां पर बीजेपी धरने पर बैठ जाती है, तो जहां कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस की तरफ से विरोध होता है। लेकिन पीएम केयर फंड का ये बवाल अभी थमने वाला नहीं है। अभी आगे आने वाले वक्त में और इसी तरीके के विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिलेंगे। अब खबर आपको सितारगंज से दिखाते हैं, जहां के ग्राम सभा तिलियरपुर और आनंद नगर में बने सरकारी चिकित्सालयों में डॉक्टरों की सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ही मरीज को देखने जाने की जगह अब पूरे हफ्ते बैठकर मरीज को देखने की मांग की गई है। इस मांग को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार सितारगंज को सौंपा, जिसमें यह कहा गया है कि डॉक्टरों की नियमित तैनाती की जाए जिससे मरीजों को परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन को संबोधित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा जो तिलियापुर चिकित्सालय है उसमें डॉक्टर की नियमित रूप से नियुक्ति हेतु अवगत कराया गया है, और अपेक्षा की गई है कि जो डॉक्टर साहब वहाँ सप्ताह में 2 दिन बैठते हैं तो प्रतिदिन वहाँ पर। कोरोना को लेकर जहां पूरा देश लॉकडाउन में है और पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और सफाई कर्मचारी दिन रात इस महामारी से लड़ रहे हैं, साथ ही वो सब जो इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, ऐसे में सभी कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन अटवाल के आह्वान पर पूरे प्रदेश व्यापी जागरूकता अभियान चलाकर स्लोगन लेखन कर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान को लेकर यह अपील की गई है। प्रदेश अध्यक्ष कुंदन अटवाल द्वारा आज अपने युवा मोर्चा साथियों को आह्वान किया था कि पूरे प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम किए जाएं कि जो हमारे वैश्विक महामारी कोरोना ने जो आके हमें घेरा है, उन पे हमें जो बचाव हमारे योद्धाओं ने किया है, चाहे उसमें पुलिस कर्मचारी हों, सफाई कर्मचारी हों या हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हों, इन लोगों ने डट के, पत्रकारों का भी मैं समझता हूँ इसमें बहुत सम्मान होना चाहिए, इन्होंने डट के चारों तरफ जो है समाचार एकत्रित करके जो है हमारे प्रदेश को, देश को समाचार एकत्रित करके सब तक पहुँचाया है। मैं इन सभी ऋषिकेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और एक के बाद कोरोना संक्रमित मरीज भी मिल रहे हैं। नया मामला एम्स में कार्यरत नर्सिंग अफसर का सामने आया है, जो श्रीबाजी नगर में किराए के मकान में रहता है और ऐसे में अब उसके इलाके को सील कर दिया गया है। अब तक स्थानीय स्तर पर देखें तो 7 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 6 हॉटस्पॉट बनाए गए थे, जिसमें से अब 3 हॉटस्पॉट और 6 संक्रमित केस एक्टिव हैं, क्योंकि एक ठीक होकर घर जा चुका है। एम्स में कार्यरत ही है कर्मचारी, जिसकी अभी कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। अभी वो एम्स में ही एडमिट है और अभी जो जिस जगह पे ही रहते थे उनके साथी लोगों को हमने आइसोलेट करने के लिए लेके गए हैं।
ये जो एम्स की रिपोर्ट के अनुसार 21 को आए थे। चमोली में देर शाम कोरोना पॉजिटिव के 3 नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में अभी ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तीनों मरीज बताया जा रहा है कि दिल्ली से आए थे। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ जो लोग बूरा गांव है घाट ब्लॉक में, वहां पर क्वारंटाइन है और इनका सैंपल ऋषि केस में लिया गया था जो कि पॉजिटिव आ गया है। तो फिर उनको हमने ट्रेस किया तो एक व्यक्ति तो बूरा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है। वहीं उत्तरकाशी में भी देर रात 3 कोरोना सैंपल की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के चलते अब प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और ऐसे में ये जो युवक लौट के आए हैं, इसमें से बताया जा रहा है कि एक युवक गोवा से आया था, वहीं और एक युवक गुड़गांव दिल्ली से आया था, साथ ही एक मुंबई से आया था। तीनों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एहतियातन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें मुंबई, गोवा और दिल्ली से आए हुए ये प्रवासी थे और इन तीनों के जो रिपोर्ट है उसमें एक केस पुराने केस या पॉजिटिव केस के कांटेक्ट के तौर पे आए हैं और बाकी जो 2 केसेज हैं वो नए केसेज हैं और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हुए जो भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट या सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं वो क्वारंटीन फैसिलिटी में उन्हें लाया जा रहा है। फर्दर उनकी सैंपलिंग। खबर बागेश्वर से है, जहां भिलोना बस अड्डा में महाराष्ट्र से ट्रेन से जनपद बागेश्वर के 584 प्रवासियों को देर शाम हल्द्वानी से 23 उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के माध्यम से स्टेजिंग एरिया भिलोना के लिए रवाना किया गया। इसके बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, क्वारंटीन रहने के लिए उनसे कहा गया और ऐसे में उन्हें खाने के पैकेट, पानी की बोतल भी दी गई। देश भर में इन दिनों मैदानी इलाकों में तपती गर्मी से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। वहीं हम आपको अब एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं कि जहां मौसम का एक अलग ही दृश्य नजर आता है। हम बात कर रहे हैं सिखों के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की, जहां इन दिनों खूब बर्फबारी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कल देर शाम को गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब में खूब जमकर बर्फबारी हुई, जिससे हेमकुंड साहिब में बर्फ की सफेद चादर इसने पूरी तरीके से ओढ़ ली है। उत्तराखंड में 4 धाम के कपाट खुल गए हैं और ऐसे में आपको यह भी बता दें कि गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट 1 जून को खुलने थे, लेकिन भारी बर्फबारी और कोरोना संक्रमण के चलते अभी सिखों के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तिथि जो नई तारीख है अभी तय नहीं हुई है। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उप प्रधान नरेंद्र सिंह बिंद्रा ने बताया कि उत्तराखंड सरकार के कपाट खोलने को लेकर जो दिशा निर्देश होंगे, हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट उस हिसाब से तैयारी करेगा। और ये तस्वीर हम आपको गुरुद्वारे हेमकुंड साहिब के दिखा रहे हैं, जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फबारी नजर आ रही है। एक तरफ जहां तपती गर्मी, तपती धूप है, तो दूसरी तरफ हेमकुंड साहिब में इस तरीके की बर्फबारी। हमारे साथ नरेंद्र सिंह बिंद्रा जुड़ गए हैं, उप प्रधान हैं श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के। आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना प्लस में। धन्यवाद आप। बिल्कुल नरेंद्र जी, जिस तरीके से हम बर्फबारी देख रहे हैं, मौसम का पूरी तरीके से पलटा हुआ नजारा हमें वहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब क्या तैयारियां हैं आपकी? क्या जो तारीख है उस हिसाब से ही कपाट खुलेंगे हेमकुंड साहिब के? देखिए, जो ये कोरोना की महामारी की वजह से मेन इश्यू तो कोरोना की महामारी की वजह से जो यात्रा बंद है, ये मेन इश्यू है। यात्रा तो बर्फ हर साल होती है, इस साल बहुत बर्फ है, पहले से बहुत ज्यादा है और खोलने की हमने तैयारी करी नहीं है इस करके, क्योंकि अभी तक हमारे पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी नहीं है कि यात्रा किस तरीके से हम चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। तो जो यात्रा हम नॉर्मली 1 जून को खोल देते थे, तो वो तो हमने पहले भी आपको बताया था कि 1 जून को इस बार यात्रा नहीं खुलेगी। अभी गवर्नमेंट की जो भी लॉकडाउन के बाद एडवाइजरी आएगी और जैसे हालात होंगे उस हालात को देखते हुए फिर अगला कदम ट्रस्ट लेगा। लेकिन नरेंद्र सिंह जी, क्योंकि 4 धाम के कपाट तो खुले हैं, लेकिन वहां पर लोगों को दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं, श्रद्धालु नहीं पहुंच पा रहे, पूरी पूजा विधि विधान से हो रही है, तो क्या इस बार हेमकुंड साहिब में भी हम इसी तरीके का नजारा देखेंगे? ईश्वर से प्रार्थना तो यही है कि ऐसा ना देखने को मिले और जो विधि विधान से 4 धाम की यात्रा शुरू करने की उनकी प्रयत्न किया गया है, वो एक्चुअली क्या है कि एक शुभ मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त वाले दिन
जरूर वहां पर कपाट खोलने ही होते हैं। तो उन्होंने वो मुहूर्त के हिसाब से कपाट तो खोल दिए हैं, लेकिन आम जो श्रद्धालु है उसके लिए यात्रा अभी बिल्कुल बंद है, निषेध है। तो ऐसे में यात्रा खोलने का भी कोई अर्थ नहीं बनता है जब तक हमें गवर्नमेंट से ये परमिशन ना मिल जाए कि हाँ आप यात्री आ सकते हैं और यात्रियों को दर्शन आप करा सकते हैं। तो उसको देखते हुए उनकी एडवाइजरी के हिसाब से, क्योंकि श्रद्धा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबको, हर आदमी को अपनी आस्था रहती है अपने अपने इष्ट देवता से, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखना है कि किसी की जान को खतरा न पहुंचे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इसी को ध्यान में रखना होगा और इसी के तहत ये कदम उठाए जा रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमजान का महीना चल रहा है और मुस्लिम धर्म के लिए सबसे ज्यादा पवित्र महीना यह माना जाता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे महीने इबादत करके ईद का इंतजार करते हैं। लेकिन ये तस्वीर हम आपको काशीपुर के दिखा रहे हैं। देखिए, इस बीच लॉकडाउन के कारण हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है, नमाज घर से पढ़ने की अपील की जा रही है और रमजान के महीने पर लॉकडाउन का, कोरोना का खासा असर पड़ा है। चूंकि इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन है और सारी दुनिया कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक मोजी बीमारी से हमकनार है, तो हम पैगाम यही देना चाहते हैं इस वक्त में कि बड़ी सादगी के साथ ईद मनाई जाए। ईद की नमाज़ लोग घरों में नमाज चाश्त के रूप में हम सहमति वाली बात है तो 100% सहमत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महामारी है, इस महामारी से निपटने के लिए हमको जो है इसका पालन करना है और लोगों में इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब रही बात में थल नाचनी थाने की पुलिस टीम और एसओजी की संयुक्त टीम ने बंगापानी तहसील क्षेत्र में एक युवक से 3 किलो 400 ग्राम चरस बरामद किया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई हो रही है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।